बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। नवाबों का शहर बहावलपुर मनशियात फरोशों की आमाज का बन चुका है। बैंक वाली गली हुसैनी चौक भी जहर फरोख्त करने वाली मंडी में तब्दील हो चुके हैं। छोटा बंदरा, मजीदाबाद, जावेद सादात कॉलोनी मनशियात फरोशी का गढ़ बन चुके हैं। थाना सदर, बगदादुल जदीद, सिविल लाइन समेत मुख्तलिफ थानों के अफसरान खामोश तमाशाई बन चुके हैं, जबकि मकरू धंधे ने कौम का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है और पुलिस की जानिब से कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। अपडेट करेंगे आपको अहम खबर से। नवाबों का शहर बहावलपुर मनशियात फरोशे की आमाज का बन चुका है। बैंक वाली गली हुसैनी चौक भी जहर फरोख्त करने वाली मंडी में तब्दील हो चुका है। छोटा बंदरा, मजीदाबाद, जावेद सादात कॉलोनी इन इलाकों में शामिल है, जहां पर यह मकरू धंधा धड़ल्ले से जारी है और पुलिस की जानिब से कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि हर उम्र के अफराद जो है वो बआसानी यहाँ से मनशियात हासिल करते हैं और कौम का मुस्तकबिल दाव पर लगता जा रहा है। सदर, बगदादुल जदीद, सिविल लाइन समेत दीगर तमाम मुतल्लिका थाने के अफसरान खामोश तमाशाई बन चुके हैं, जबकि मकरू धंधे ने कौम का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। इस फुटेज में भी आप मुलाजा कर सकते हैं कि कितनी आसानी से यहाँ पर आके मनशियात हासिल की जा रही हैं, जबकि यहाँ पर पुलिस की भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। बड़ी तादाद यहाँ पर मनशियात फरोशों की मौजूद है जो कि इन इलाकों में आकर बआसानी अपनी पसंद के मनशियात जो है वो यहाँ पर डीलर से हासिल करते हैं और ये धंधा जो है काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी क्रैकडाउन, कोई भी कार्रवाई पुलिस की जानिब से नहीं की गई है। अहम खबर है, ये नवाबों का शहर जिसको कहा जाता है, अब वो मनशियात फरोशों की आमाज का बन चुका है। बैंक वाली गली हुसैनी चौक भी जहर फरोख्त करने वाली मंडी में तब्दील हो चुके हैं। छोटा बंदरा, मजीदाबाद, जावेद सादात कॉलोनी भी मनशियात फरोशी का गढ़ बन चुके हैं और ये वो चंद इलाके हैं जहां पर ये काम जो है वो काफ़ी अरसे से और काफ़ी धड़ल्ले से जारी है। और यहाँ पर आप विजुअल्स में भी मुलाजा कर सकते हैं कि बड़ी तादाद यहाँ पर मनशियात फरोशों की मौजूद है और बआसानी पैसे देकर वहाँ से मनशियात हासिल कर सकते हैं, जबकि कोई भी यहाँ पर क्रैकडाउन अभी तक नहीं किया गया है। मजीद तफसील जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताएगा कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकी है अभी तक इनके खिलाफ? कार्रवाई के हवाले से तो अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन फर्जी कार्रवाई जरूर डाली जाती हैं। जबरदस्ती किसी पर जो मंशियात फरोश हो या ना हो, 9C वगैरह के मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई का जब मजा आता है या जब असर देखा जाता है जब एक फरोख्त बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बहावलपुर के मुख्तलिफ थानों की हदूद जिसमें हमने आपको बताया, सदर बहावलपुर, बगदादुल जदीद, सिविल लाइन और जितने भी दीगर थाने हैं शहर बहावलपुर के खास तौर पर, उनमें तमाम में मंशियात की फरोख्त जारी है। खासतौर पर तलबा के लिए आइस का सिलसिला जो फरोख्तगी का है वो भी बढ़ गया है, जिसके बाद तलबा इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, SC कॉलेज और दीगर कॉलेज के जो तलबा हैं वो भी इस हवाले से मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर बहुत ज्यादा सवाल या निशान है। जबकि शहरी जो है बहावलपुर सदर के इलाका है, छोटा बिंद्रा, मजीदाबाद, सादात कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, बाकरपुर, इनके साथ साथ दीगर थानों के इलाके हैं, हुसैनी चौक, बैंक वाली गली और थाना सिविल लाइन के पीछे बैंक जो स्टेडियम है उसकी बैंक वाली गली, सरेआम तमाम इलाकों में मंशियात फरोख्त हो रही है। इस हवाले से अगर हमें पता है तो पुलिस वालों को भी पता है, और पुलिस वालों को जब पता है तो फिर ये रुक क्यों नहीं रही है। जगह जगह इन तमाम इलाकों में आपको नशा करते हुए सरेआम नजर आते हैं और जाकर सरेआम खरीद कर भी लाते हैं, लेकिन पुलिस इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करती। शहरियों ने भी हमें इस हवाले से अभी ताफुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि ये आखिर जो नशे जगह जगह हमें नजर आते हैं ये शहर की खरीद लाते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता है, उन पर पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती है, वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर फैसल कामरान साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जब से आए हैं, लेकिन इस हवाले से वो कारकर्दगी नजर नहीं आई जो नजर आनी चाहिए थी। अभी भी बहावलपुर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मैंने आपको मेंशन किए हैं थोड़ी देर पहले, इन तमाम इलाकों में मंशियात की फरोख्त जारी है। खासतौर पर जो ये कहने के अफसोसनाक हमारे तलबा जो है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, इनमें भी अब और दीगर नशा खासतौर पर चेस जिसे बड़ा पसंद करते हैं तलबा यूनिवर्सिटी और खासतौर पर कॉलेज के इदारों में। ठीक है महमूद, ये भी बताएगा कि क्या ये जो मुतालिका थाने हैं यहाँ की पुलिस एहलकारों से आपकी बात हो सकी है, क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि बआसानी यहाँ पर फुटेज भी बनाई जा सकती है, तो खुलेआम ये धंधा किया जा रहा है, तो पुलिस क्यों नहीं यहाँ पर पहुंच पा रही और क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही अभी तक? ये अगर हम बात करेंगे कार्रवाई की जा रही है, कुछ काली भेड़े पुलिस की इन्हीं लोगों के साथ मिलती होती है तो ना होगा, लेकिन चूंकि अभी हमारे पास उनकी कोई विजुअल कोई वीडियो सबूत नहीं है, इस पर भी हम लोग इंशाल्लाह रोही टीम काम कर रही है, लेकिन ये साफ और सीधी बात नजर आ रही है कि पुलिस की नाअहली कह सकते हैं इसे हम, के सरेआम एक जगह पर
मंशियात फरोख्त होती है। हमने आपको विजुअल भी भेजे हैं। वो इलाके पुलिस थाना सदर भावलपुर के हैं। पुलिस थाना सदर को भी पता है कि ये इस जगह पर फरोख्त होती है। ये कहकर इन्हें छोड़ दिया जाना कि यार सही है, ये लोग भी बेच रहे हैं, तो गलत है अव्वल तो। लेकिन ऐसा भी नहीं है। नशे जो लेने जाते हैं वो लोग क्रिमिनल लोग हैं, उनको मुतअद्दिद मुख्तलिफ टाइम में पर्चे कर दिए गए। पुलिस समझती है कि हमने एक दो टाइम में इन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया 9C के 9B के, तो हमारा काम खत्म हो गया। अब इन्हें फरोख्त करने की इजाजत होनी चाहिए। ये जेल से हुआ है, अभी भी नहीं सुधरे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से शहरी जो है वो परेशान रहेंगे, तलबा परेशान रहेंगे। होना यही चाहिए कि चाहे एक शख्स 10 दफा मुकदमात का सामना कर चुका हो, 10 दफा जेल से होकर आ चुका हो, उसके खिलाफ वही एक्शन लेना चाहिए जो कि पहले दिन लेना चाहिए, यानी कि फरोख्तगी ही नहीं होनी चाहिए। जो सवाल है तलबा का, शहरियों का, वो बिल्कुल उन्होंने हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात को जो इजहार किया है वो बिल्कुल दुरुस्त किया है कि फरोख्तगी बंद होगी तो आगे शहर में न तलबा के पास आइस नजर आएगी, न शहरियों के पास चर्च हीरोइन नजर आएगी, न शराब नजर आएगी। तो जब तक उसको स्नब नहीं किया जाएगा जहां से सप्लाई हो रही है, तो उस वक्त तक ये माशरे में और खासतौर पर बहावलपुर में देखने को मिलता रहेगा। जी ठीक है महमूद, ये भी बताइएगा, ये जो चंद इलाके आपने बताए हैं जो गढ़ बताए जाते हैं, यहाँ पर मनशियात बआसानी लोग हासिल करते हैं, तो कुछ दीगर इलाके भी हैं जहाँ पर इस तरह के मकरूह धंधे जो है वो जारी है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के पास इस तरह के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त कहा कि इलाके जो जिन इलाकों में तलबा के इंस्टीट्यूट होते हैं, इदारे होते हैं ना, उन इलाकों के लोग आकर वहाँ फरोख्त नहीं करते, या उन इलाकों की पुलिस शायद उन्हें नहीं पकड़ पाती। दूसरे इलाके के लोग आते हैं, दूसरे इलाके के लोग आके फरोख्त करते हैं। खुद इस्लाम की बहावलपुर में हमारे पास एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अभी पिछले दिनों आई है, उसको भी इंशाअल्लाह हम लोग रिपोर्ट मंजर आम पे लाएंगे कि तलबा में कैसे और कौन कौन लोग मंशियात पहुँचाते हैं। तो ये पहुँचाने वालों ही को नहीं पकड़ा जा रहा, इसकी बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है शहरियों की जानिब से, तलबा की जानिब से। जो लोग भी हैं, जिस थाने से भी ताल्लुक रखते हैं, जिस शहर से भी ताल्लुक रखते हैं, जिस थाने की पुलिस, जिस थाने की हदूद की पुलिस का काम है, उसे अपना काम सर अंजाम देना चाहिए, उसे वहां पर उन लोगों को पकड़ना चाहिए। उस हवाले से शहरी और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात है पुलिस कर रही, जो लोग भी फरोख्त कर रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए, चाहे वो तालीमी इदारों के पास आकर फरोख्त करें, चाहे वो शहरियों के घरों के पास आके फरोख्त करें, चाहे वो अपने घरों के पास आके फरोख्त करें। बहावलपुर के आगे मुख्तलिफ जगह ऐसी भी है, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ताले लगे होते हैं दरवाजों पर, अंदर से नीचे से पैसे जाते हैं, वो छोटा सा एक सुराख होता है, उसमें पैसे जाते हैं, वहीं से वो पुड़िया जो मंशियात की होती है, जिसे हीरोइन कहते हैं, आइस कहते हैं, शर्ट कहते हैं, वो पुड़िया बाहर आ जाती है, वहां से उठाते हैं और निकल जाते हैं। देखने वाला ये समझता है कि ताला लगा हुआ है, पुलिस वहां पर कार्रवाई करती है। उस बात है या इतने मामला है कि तालों को तोड़ा नहीं जा सकता है, वो आम शहरी कहते फिरते देख रहे होते हैं उन दरवाजों में से, रोजाना नशे ले रहे होते हैं, लेकिन नवाबों का शहर बहावलपुर मनशियात फरोशों की आवाज का बन चुका है। बैंक वाली गली, हुसैनी चौक भी जहर फरोख्त करने वाली मंडी में तब्दील हो चुके हैं। छोटा बंदरा, मजीदाबाद, जावेद सादात कॉलोनी भी इन इलाकों में शामिल है। महमूद जहीर हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मनशियात विक रही है, बिल्कुल इन्हां तलबा ते बुरा असर पै रहा है। जे बहावलपुर दे विच मनशियात विक रही है तो पुलिस ने इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि बच्चे अपनी स्टडी कर जिंदगी खराब ना करन। बहावलपुर में जिस जगह भी, मतलब जिस थाने के एरिए में जिधर भी ये मनशियात वाला चक्कर है, जिधर भी आए, उस पुलिस को चाहिए उधर एक्शन ले। बहावलपुर में अक्सर सुनते हैं कि फ़लाँ जगह पे ये स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे नशे की वजह से फ़लाँ की डेथ होगी, फ़लाँ की, ये स्टूडेंट जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, अगर ऐसे ये ज़ाया होते रहे, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल ज़ाया हो जाएगा। बहावलपुर में मुनशियात के जो बहुत सारे लोग हैं वो मुनशियात कर रहे हैं, इसके बारे में इक़दामात कोई नहीं उठाया जा रहा, और बहावलपुर में इनकी जो तादाद है बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। मेरी ये हुकूमत से अपील है कि उनके बारे में कोई रिएक्शन लिया जाए। आम बिक्री होती है, ये ना किसी इदारे को नज़र आती है, ना ही किसी पुलिस वाले को नज़र आती है। इसके ऊपर कोई ना कोई मतलब कानून नाफिज किया जाए और अमल दरामद किया जाए इसके ऊपर। काफ़ी शे बैठे होते हैं, वो मनशियात फरोश भी आते हैं वहाँ पे, वो भी मैंने देखे कितनी दफ़ा के वहाँ पे देने वाले होते हैं, तो उनके पे खिलाफ इंतजाम। शहरियों की राय आपने सुनी। आगे बढ़ते हुए आपको कुछ दीगर खबरें पहुंचाएंगे। दरिया सिंध की बेरहम मौजें लिया करोड़ लालिसन के स्कूलों के दुश्मन बन गई। बस्ती टोटन का तीसरा सरकारी स्कूल भी कटाव की जद में आ चुका है। कटाव के बाद गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को मस्मार किया जाने लगा है। महकमा तालीम के अफसरान का कहना है कि स्कूल के कीमती सामान को बचाने के लिए बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, तीसरा स्कूल भी अब जद में आ चुका है मौजूद।
جو بالکل لیا کی تحصیل کرول علیسن میں درئی کٹاؤ جو ہے وہ شدت کے ساتھ جاری ہے، اس کی مسلسل تباہیاں جاری ہیں، جس کی باعث جو ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں جو ایکڑ فصلات تھی وہ تباہ ہوئی، وہیں پر سینکڑوں بستیاں گھر جو ہیں وہ تباہ ہو چکے، 11 سے زائد جو بستیاں وہ اس وقت اس کی لپیٹ میں ہیں۔ اب جو ہے اس کا لپیٹ کے اندر تیسرا سرکاری اسکول جو وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ اب جو تیسرا اسکول ہے بستی منڈی ٹوٹن کے اندر اس سرکاری اسکول کو جیسے گرایا جا رہا ہے۔ اس میں بات کی تو لگیا کے اندر جو نئی تصویر کرول لیکن میں 4 سال سے یہی کٹاؤ جاری ہے، جس کی وجہ سے اب تک جو ہے اربوں تک نقصانات ہو چکے ہیں، لیکن تاحال صوبائی حکومت جانب سے، ضلعی نظامی جانب سے، نگران اسمبلی کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے آیا روز کے نقصانات کا سلسلہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس طرح کی بات کی تو پہلے بستی جمعہ کا گورنمنٹ پرائمری اسکول جب وہ اسی زد میں آیا وہ تباہ ہوا، اس کی کلاسز دیگر جگہ پہ شفٹ کی گئی۔ 1 ماہ قبل جو ہے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول بستی راکھواں اس کی زد میں آیا، جو جس کے بعد اس اسکول کی جو عمارت اس کو مسمار کیا گیا، اس کے اسکول کے سامان دوسری جگہ پہ شفٹ کیا گیا۔ اب جو ہے تیسرا سرکاری اسکول جو بستی منڈی ٹوٹن کا وہ بھی اس کی زد میں آ چکا ہے اور اس کی دیہی کٹاؤ جو اس سے بالکل نزدیک پہنچ چکا ہے، جس پر ضلعی انتظامی جانب سے احکامات جاری کیے گئے، اسکول کی عمارت کو فوری طور پر گرا کر اس کو مسمار کر کے قیمتی سامان کو بچایا جائے اور جو کلاسز ہیں وہ دیگر مقامات پر جو مقامی ذمہ دار ہیں ان کی یہاں جو رقبہ اس جگہ پہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ درئی کٹاؤ کی جو شدت ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ ماہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار نے دعویٰ بھی کیا تھا اور وعدہ بھی کیا تھا کہ جلد جو ہے درئی کٹاؤ کو روکنے کے لیے ہنگامی طور پر اقدامات کیے جائیں گے۔ لیا کی نگران اسمبلی انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا، لیکن 1 ماہ سے زائد کرتا ہے اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو وعدے کیے گئے اس پر جو عمل نہیں ہو سکا اور جو کٹاؤ کا سلسلہ ہے اس سے متاثرین کی جو پریشانیاں ہیں ان کے جو نقصانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جی وزیر اعلیٰ کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ دریائی کٹاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، لیکن ابھی تک اقدامات سامنے نہیں آئے۔ بہت شکریہ زاہد، آپ نے اپڈیٹ کیا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ CEO ایجوکیشن کا اس معاملے پر کیا کہنا ہے، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ ٹوٹر والا یہ جو سکول درئی کٹاؤ میں آیا ہے اس کو بھی گورنمنٹ کی پرمیشن سے ڈسمنٹلنگ شروع ہو چکی ہے اور اس کا مٹیریل جو ہے وہاں دریا سے 4 کلومیٹر پیچھے ڈپی موضع میں ایک زمیندار ہے گل حسن، اس نے اپنی ذاتی ملکیت سے 2 کلا رقبہ دے دیا ہے۔ اس کا مٹیریل وہاں ڈپازٹ کیا جا رہا ہے۔ بچوں کی کلاسز جو ہیں دونوں سکولوں کی جاری ہو چکی ہیں۔ پہلا سکول جو گرلز راکھواں ہے وہ راکھواں بوائز میں بچوں کی کلاسیں شروع ہو گئی ہیں گرلز کی، اور یہ جو ہے محمدو ٹوٹن والا گرلز جو اب ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے اس کی کلاسیں وہاں ہی گل حسن کے ڈیرے پر اس کی کلاسیں جو ہیں صبح سے شروع۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی اور رہائشی آبادیوں کے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ جہانیہ نہر لوئر باری دواب میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ چکا ہے۔ نہر ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ رقبہ زیر آب ہو چکا ہے۔ محکمہ انہار حسب معمول وہاں پر نہیں پہنچ سکا، جبکہ شہری اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی اور رہائشی آبادیوں کے نقصان کے ذمہ دار کا تعین کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ماجد اسلم سے۔ ماجد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ ماجد اگر سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کوئی اقدامات کیے گئے ہیں یہاں پر ابھی تک؟ جی بالکل، یہ ٹرک نمبر 106 10 کے قریب نہر لوئر باری دواب میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا تھا، جس کو مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پر کرنے میں مصروف ہیں اور جب تو محکمہ نہار کو اطلاع دی گئی تھی مگر ابھی تک جو عملہ ہے وہ نہیں پہنچا۔ جی ٹھیک ہے، ماجد ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ ماجد۔ کوٹادو گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول احمد یار کنڈی چوک کی نئی بلڈنگ پر قبضہ، اسکول کی زمین وقف کرنے والوں نے بلڈنگ فنکشنل نہ ہونے پر جانور بات دی ہے۔ DEO سیکنڈری مظفر گڑھ محمد اکبر بخاری ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے۔ کوٹادو گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول احمد یار کنڈی چوک کی نیو بلڈنگ پر قبضے کا یہ معاملہ ہے۔ اسکول کی زمین وقف کرنے والوں نے بلڈنگ فنکشنل نہ ہونے پر جانور باندھ دیے ہیں، جبکہ DEO سیکنڈری مظفر گڑھ محمد اکبر بخاری ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچ چکے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے تیمور اتھر سے۔ تیمور بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अहमद यार कुंडी चौक पर। यहाँ पर यह सूरत हाल है कि करोड़ों रुपए की लागत से इस बिल्डिंग को मुकम्मल किया गया था, जो कि फंक्शनल नहीं थी, और अरसा दराज से इस बिल्डिंग में कब्जा माफिया ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, जानवर बांधे हुए थे, जिसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है। और इस वक्त महकमा एजुकेशन जो मुजफ्फरगढ़ है वो मुतहरक हो चुका है। यहाँ पर DEO मोहम्मद अकबर साहब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा, इस बिल्डिंग के अंदर जानवर बांधे हुए थे, अभी भी कुछ मटेरियल पड़ा है, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, ये कौन लोग थे जिन्होंने जानवर बांधे हुए थे? और दूसरी बात है, करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग पे लगाए गए, अब ये बिल्डिंग भी जैसे कब्जा किया हुआ था, जानवर बांधे हुए थे, क्लासेस नहीं लग रही, फंक्शनल नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या थी और अब क्या कार्रवाई की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इमारत 2020 में मुकम्मल हुई है और अभी इसका जो प्रोसेस है कि SNE अभी इसकी मंजूर नहीं हुई, फाइनेंस डिपार्टमेंट पर है। जैसी वो मंजूर होती है बाकायदा क्लासें शुरू हो जाएंगी। तो कब्जे की जो यहाँ तक बात है, तो ये रकबा जिन लोगों ने हमें एहतिया किया था, वो लोग इसकी हिफाजत के ख्याल से यहाँ मौजूद थे, और चूँकि उनके पीछे घर ख़राब होते थे तो उन्होंने चाहा कि भाई यहाँ जो है ना अपने जानवर रख लें, वरना उन्होंने हमसे इसलिए रब्ता भी नहीं किया था। मंजूर मोहम्मद नवाज शाह साहब, मुरीद हुसैन शाह साहब, ये जो है ना ये इन्होंने ये जगह हमें दी थी। तो ये इमारत जो है ना बन गई है, इंशाअल्लाह ये सारा सामान और जानवर निकाल दिए गए हैं। तो इंशाअल्लाह जैसे इमारत यहाँ शुरू होगी, क्लासें शुरू हो जाएंगी, और ये जो इमारत है खाली करा ली गई है। ये लोग अपने जानवर लेके चले गए हैं, बाकी सामान भी लेके जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह बिल्कुल सफाई करके ये हमें बिल्कुल ओके करके देंगे। इत्तफाकी और बल्कि अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है, सारी चीज़ें ठीक हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त महकमा एजुकेशन अफसरान। तैमूर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब बात करेंगे सियासत के मैदान से, और सियासत से खबर यह है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के दोबारा PDM में शमूलियत का इंदिया दे दिया है। कहते हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामान में भरपूर सपोर्ट करती है, सियासत में मुफाहमत हो सकती है, PDM ही पीपल्स पार्टी की शमूलियत का फैसला करेगी। आने वाला वक्त हुक्मरानों के लिए मुश्किल होगा। ये PDM के फोरम में फैसला होना, अलबत्ता पार्लियामान में, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे ANP है, मेरा उनसे राब्ता वहां पर रहता है, और उनकी मेहरबानी है कि पार्लियामान में वो पूरी तरह वो तावन करते हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। खौफ आता है कि आइंदा इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत होगी वो किस तरह इस तबाहशुदा मईशत को दोबारा बहाल कर सकेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का जनूबी पंजाब के मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर से खिताब करते हुए कहना है कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया, आज हर चीज़ बर्बाद हो चुकी है, किसान और बेवार रो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को कहता हूं कि सफबंदी करें, नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा। मज़ीद तफसील जानेंगे रजा मलिक से। रजा बताइएगा, रजा से भी राबता करेंगे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का जनूबी पंजाब के मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर से खिताब करते हुए कहना था कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया है, आज हर चीज़ बर्बाद हो चुकी है, किसान और बेवार रो रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को कहता हूं कि सफबंदी करें, नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा। और खबर यह है कि शोबा सेहत में 7 अरब रुपये के फंड्स का लैप्स होने का इंकशाफ। विफाक से पंजाब को शोबा सेहत के मंसूबों के लिए फंड्स मिला मगर खर्च नहीं किया गया है। अपडेट करेंगे आपको हम खबर से कि शोबा सेहत में 7 अरब रुपये के फंड्स के लैप्स होने का यह इंकशाफ सामने आया है। विफाक से पंजाब को शोबा सेहत के मंसूबों के लिए फंड्स तो मिले मगर वो खर्च नहीं हो सके हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे अली रामे से। अली, काफ़ी बड़ी अमाउंट है ये जो कि खर्च नहीं की गई। जी बिल्कुल, अगर सेहत के हवाले से बात की जाए तो ये बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि हेल्थ के ऊपर इतना बजट का लैप्स होना ये एक सवाल, ये निशान भी है डिपार्टमेंट के ऊपर। तो ये माली साल 2020-21 की बात है, जब वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कि जनूबी पंजाब की जारी है, तो उन्होंने एक वफाकी शेयर पंजाब हुकूमत के हवाले किया। अब इसमें ये बजट जो है वो पिछले साल में दिया गया, लेकिन महकमा खजाना पंजाब, महकमा प्रीमियर यानी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के जो अफसरान है वो बजट अजरा न करवा सके, और जब बजट जारी नहीं हुआ तो उस वक्त टाइम खत्म हो चुका था पिछले वाली साल का, तो वो बजट जो है वो लैप्स हो गया। अब लैप्स होने के बाद महकमा खजाना पंजाब और प्रीमियर यानी डिपार्टमेंट के वकाल जो है वो वज़ीर आला पंजाब से रजू कर रहे हैं कि वो इसकी मंजूरी दें ताकि ये दोबारा फंड दिए जाए।
اب اس میں اتنا دورانیہ 3 سے 4 ماہ کے دوران یہ بجٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ میں پڑا رہا، لیکن جو بیشتر منصوبے تھے جن کے اوپر خرچ ہونا تھا وہ منصوبے تو التوا کا شکار رہے اور ان کی لاگت جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوا۔ اب اس پر دوبارہ فنڈ کے اجرا کا جو اختیار ہے وہ کیبنٹ کے پاس ہے، کیبنٹ اس کی منظوری دے گی تو اس کے بعد یہ فنڈ دوبارہ جاری کیے جائیں گے۔ جو فائنینشلی ہوتی ہے اسی کو بجٹ کا لیپس ہوتا ہے، یہ فنڈ ضائع ہوتے ہیں ریگولیشن کے لیے گورنمنٹ پنجاب سے دوبارہ اس کی منظوری کو دورانیہ ضائع کیا گیا اور اس میں پروجیکٹ تخیر کا شکار ہوئے، تو اس پر اب یہ گورنمنٹ کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ وہ متعلقہ افسران کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں۔ متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بہت شکریہ علی رام، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور خبر یہ ہے کہ 55 سال سے قبل کوئی بھی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتا۔ پنجاب حکومت کے سرکاری ملازمین کے ریٹائرمنٹ بارے نئے قوانین جاری ہو چکے ہیں۔ جلد ریٹائرمنٹ کے لیے 25 سالہ سروس اور 55 سال عمر لازم قرار دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے۔ 55 سال سے قبل کوئی بھی سرکاری ملازم اب ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتا۔ مزید تفصیلات جانیں گے کیسر کھوکھر سے۔ کیسر بتائے گا اس حوالے سے؟ پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور ایکٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ جو بندہ ریٹائرمنٹ لے گا اس کی شرطیں ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ 25 سال کم از کم جو بس ہوگی، دوسری شرط یہ ہے کہ کم از کم اس کی عمر کوئی افسر یا ملازم جو ہے ریٹائرمنٹ نہیں لے سکے گا، یہ جاری کر دیا گیا ہے اور محکمہ کو یہ کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے کیسر کھوکھر، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کا بہاولپور میں چلڈرن ہسپتال کی تعمیر کے لیے مہنگا معاہدہ۔ آئی ڈیپ اتھارٹی کی نشاندہی پر پنجاب حکومت کا کوریا سے معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں پنجاب حکومت کا بہاولپور چلڈرن ہسپتال کی تعمیر کے لیے مہنگے معاہدے کے متعلق آپ کو بتائیں گے آئی ڈیپ اتھارٹی کی نشاندہی پر کوریا سے معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہاولپور میں چلڈرن ہسپتال کی تعمیر کے لیے کوریا سے معاہدہ اب نہیں ہوگا۔ پنجاب حکومت ہسپتال کی تعمیر کے لیے 5 ارب 86 کروڑ کا قرض لے رہی تھی۔ اداروں کی نشاندہی پر حکومت کا کوریا سے معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں پنجاب حکومت کا بہاولپور چلڈرن ہسپتال کی تعمیر کے لیے مہنگا معاہدہ ہے۔ یہ آئی ڈیپ اتھارٹی کی نشاندہی پر کوریا سے معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ بہاولپور میں چلڈرن ہسپتال کی تعمیر کے لیے کوریا سے معاہدہ اب نہیں ہوگا۔ پنجاب حکومت ہسپتال کی تعمیر کے لیے 5 ارب 86 کروڑ کا قرض لے رہی تھی۔ اداروں کی نشاندہی پر حکومت کا کوریا سے معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ اور خبر دیں آپ کو 55 سال سے قبل کوئی بھی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتا۔ پنجاب حکومت کے سرکاری ملازمین کے ریٹائرمنٹ بارے نئے قوانین جاری ہو چکے ہیں۔ جلد ریٹائرمنٹ کے لیے 25 سالہ سروس اور 55 سال عمر لازمی قرار دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو 55 سال سے قبل کوئی بھی سرکاری ملازم اب ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتا۔ پنجاب حکومت کے سرکاری ملازمین کے ریٹائرمنٹ کے بارے میں نئے قوانین جاری ہو چکے ہیں۔ جلد ریٹائرمنٹ کے لیے 25 سالہ سروس اور 55 سال عمر لازم قرار دی گئی ہے۔ اور چولستان کے مکینوں کو ملے گا پینے کا صاف پانی، خستہ حال سڑکوں کو بھی نئی جدت ملے گی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی نے نوید دے دی ہے۔ چولستان اور اس کے عوام کی ترقی کے لیے 1 ارب کے فنڈز موصول ہو چکے ہیں۔ فنڈز خطے کی ترقی کے لیے استعمال ہوں گے۔ مزید بات کریں گے محمود ظہیر سے۔ محمود بتائیے گا۔ جی بہاولپور کے چولستانی علاقہ کے لیے چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی متحرک رہتی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ چولستانی عوام کے لیے سر کتنے فنڈز آئے ہیں اور کیا کیا آپ کر رہے ہیں؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی۔ الحمدللہ ہمیں اس سال 1065 ملین جو ہے وہ سپینڈنگ لیول پہ ملا ہے۔ اس کی ہماری 45 سکیمز ہیں جس میں سے 31 ہماری نئی سکیمز ہیں اور 14 ہماری آن گوئنگ سکیمز ہیں جو پچھلے سالوں سے کنٹینیوس ہیں، وہ انشاءاللہ اس سال مکمل ہو جائیں گی۔ زیادہ تر ہماری سکیمیں آپ کو پتہ ہے چولستان میں روڈ انفراسٹرکچر کی بڑی ضرورت ہے، پانی کے جو واٹر سپلائی کی ہماری سکیمز ہیں ان کی ضرورت ہے، تو ہم روڈ سیکٹر میں اور واٹر سپلائی سیکٹر کو پرائیورٹی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کنڈ اور ٹوبے مقامی لوگوں کی پانی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنا رہے ہیں۔ سر اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے ایجوکیشن، آپ لوگ ایجوکیشن پہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن کے لیے محمود آپ کو پتہ ہے حکومت نے
पंजाब में जो जी बहावलपुर के चोलिस्तानी इलाका के लिए चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी मुतहर्रिक रहती है आवाम की फलाह बहबूद के लिए। चोलिस्तानी आवाम के लिए सर कितने फंड्स आए हैं और क्या क्या आप कर रहे हैं? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सैफुल्लाह भट्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस साल 1065 मिलियन जो है वो स्पेंडिंग लेवल पे मिला है। इसकी हमारी 45 स्कीम्स हैं, जिसमें से 31 हमारी नई स्कीम्स हैं और 14 हमारी ऑन गोइंग स्कीम्स हैं जो पिछले सालों से कंटिन्यूस हैं। वो इंशाल्लाह इस साल मुकम्मल हो जाएंगी। ज़्यादातर हमारी स्कीमें आपको पता है चोलिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी ज़रूरत है, पानी के जो वाटर सप्लाई की हमारी स्कीम्स हैं उनकी ज़रूरत है, तो हम रोड सेक्टर में और वाटर सप्लाई सेक्टर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा हम कुंड और टोबे मकामी लोगों की पानी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बना रहे हैं। तो सर इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है एजुकेशन। आप लोग एजुकेशन पर काम नहीं कर रहे? एजुकेशन के लिए महमूद आपको पता है हुकूमत ने पंजाब में जो साउथ पंजाब है उसमें एक सिविल सेक्रेटेरिएट बनाया है, जिसमें सेक्रेटरी एजुकेशन भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। एजुकेशन के सेक्टर में हुकूमत बराह रास्त महकमा तालीम के थ्रू फंडिंग करती है। एजुकेशन पे काम हो रहा है, इसमें हम भी अपनी इनपुट देते रहते हैं और मुख्तलिफ लोग जो हैं महकमा तालीम के इसको लेकर बड़े मुतहर्रिक हैं। कमिश्नर साहब बड़े इस बारे में कंसर्न हैं, वो एजुकेशन वालों से मीटिंग्स करते रहते हैं। हमारे सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी तालीम के महकमे को लेकर ज़ाती तौर पे देखते रहते हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सैफुल्लाह भट्ट साहब को, जो कि 1 अरब से जायद के फंड्स हमने वसूल कर लिए हैं। 1 अरब से जायद के फंड जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया महमूद, आपने अपडेट किया। हुकूमत पंजाब ने शुगर मिल्स को गन्ने की क्रशिंग की तारीख मुकर्रर कर दी है। जनूबी पंजाब में शुगर मिल्स गन्ने की क्रशिंग की तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की गई है। शुमाली पंजाब में गन्ने की क्रशिंग 20 नवंबर को होगी, जबकि मुकर्ररा तारीख से क्रशिंग शुरू। शुगर मिल्स को 50 लाख रोजाना का जुर्माना होगा। काबीना की मंजूरी के लिए थ्रू सर्कुलेशन भेज दिया गया है। आपको अपडेट करते चलेंगे कि हुकूमत पंजाब ने शुगर मिल्स को गन्ने की क्रशिंग की तारीख मुकर्रर कर दी है। जनूबी पंजाब में शुगर मिल्स की क्रशिंग की तारीख 15 नवंबर है, जबकि शुमाली पंजाब में गन्ने की क्रशिंग 20 नवंबर को होगी। मुकर्ररा तारीख से क्रशिंग शुरू न करने पर शुगर मिल्स को 50 लाख रुपए रोजाना जुर्माना होगा। काबीना की मंजूरी के लिए थ्रू सर्कुलेशन भेज दिया गया है। जनूबी पंजाब के 11 अजला में स्कूल ओलंपिक्स मिशन रोशन शेड्यूल। स्कूल ओलंपिक्स 12 नवंबर को शुरू होगी और 5 दिन तक जारी रहेगी। स्कूल ओलंपिक्स का इनेकाद मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा, जबकि जनूबी पंजाब स्कूल ओलंपिक्स मैच डीजे खान और बहावलपुर में भी खेले जाएंगे। आपको अपडेट करते चलें। जनूबी पंजाब के 11 अजला में स्कूल ओलंपिक्स मिशन रोशन शेड्यूल। स्कूल ओलंपिक्स 12 नवंबर को शुरू होगी और 5 दिन तक जारी रहेगी। स्कूल ओलंपिक्स का इनेकाद मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा, जबकि जनूबी पंजाब स्कूल ओलंपिक्स मैच डीजी खान और बहावलपुर में भी खेले जाएंगे। उधर मुल्तान में बल्दियाती इदारे बहाल, मगर ताहाल यूनियन काउंसिल बहाल ना हो सके। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 68 और जिला काउंसिल की 117 यूनियन काउंसिलों में सहूलियात का फुकदान। यूनियन काउंसिल 59 के चेयरमैन अख्तर आलम कुरैशी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट की नीयत खराब है, हमें मुकम्मल बहाल नहीं कर रही। मजीद उनका क्या कहना था बताएंगे अमजद मलिक। जी अमजद बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दियाती नुमाइंदे और बल्दियाती अदारे जो हैं वो तो बहाल हो गए हैं। दूसरी जानिब मेयर्स मुल्तान इन्होंने तो अपना चार्ज संभाल लिया है, मगर मुल्तान की 185 यूनियन काउंसिल्स हैं, जिसमें कारपोरेशन की 68 यूनियन काउंसिल्स हैं। इसके अलावा जिला काउंसिल की यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ पे चेयरमैनों ने अपना चार्ज नहीं लिया, इनको दफातर नहीं मिले। क्या वजूहत हैं कि अभी तक ये तमाम दफातर के अंदर चक्कर लगाने के मजबूर हैं, इनको दफातर नहीं मिल रहे। यूसी 59 के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है अख्तर आलम कुरैशी साहब, बताइएगा। पंजाब गवर्नमेंट की नीयत पहले ही दिन से ख़राब है और अभी तक हमें हमारे दफातर नहीं दिए गए। सेक्रेटरी साहिबान आए थे, उन्होंने हमारे से ज्वाइनिंग ली है कि जी कल हम अपने सामान कंप्यूटर वगैरह लेकर दफातर में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वो हमारे पास नहीं आए हैं। और सफाई का अमला भी हमारे पास नहीं है। हमारे इलाकों की जो सफाई की हालत है वो इंतहाई अबतर है। आपकी यूसी में बर्थ डेथ सर्टिफिकेट दीगर सर्टिफिकेट्स बनवा नहीं पा रहे, कितनी आबादी का आपका इलाका है, कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं? तकरीबन मेरी जो यूसी है उसमें 35-36 हज़ार की आबादी है और वो तमाम के तमाम मुतासिर हो रहे हैं। और इसी तरह बाकी तमाम जो 68 यूसी है उनमें भी लोग परेशान हो रहे हैं। आपको दफातर नहीं दिए गए, बैंक का आपके अकाउंट्स मुंजमद हैं, किसी को दरखास्त दी है, किसी से मुलाकात की है? जी मेयर साहब से हमने बात की है,
वो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट में फिर जा रहे हैं। मुल्तान के अंदरून की इनकी जूनियर कौंसिल का ताल्लुक है। इनके मुताबिक कि अभी तक ना तो सफाई का अमला दिया गया है, दीगर मसाइल हैं, डेथ बर्थ सर्टिफिकेट जो है उनको लोगों को बनवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये कह रहे हैं कि अगर इनके मुतालबात जो है। ठीक है अमजद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। रहीम यार खान में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी गई है। बल्दियाती इलेक्शन में घर घर जाकर नई वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से तरबती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। ब्यूरो चीफ आसिम सदीक हमें मजीद आगाह करेंगे। जी आसिम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जरा से बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। नई वोटर लिस्ट को तैयार किया जा रहा है, साथ को तरबियत दी जा रही है ताकि वो नई वोटर लिस्ट जो है वो तरतीब दी जा सके। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वहीद सरफराज इनको तरबियत दे रहे हैं। क्या तरबियत दी जा रही है, कौन इस तरबियत में शामिल है और कब तक ये वोटर लिस्टें मुकम्मल हो जाएंगी? जी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये पीरियडिकल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 2021 और 22 की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम जो है वो वोटर्स की तस्दीक कर सकें कि उनके वोटर्स जो है वो वोटर्स के जो वोट्स हैं वो उनके मुस्तकिल पता या आर्जी पता पर दर्ज हैं और मौजूद हैं। इसके लिए ये बताता चलूँ कि इसमें हमने अपने ज़िला में जो है वो AROs के थ्रू सुपरवाइजर्स और वेरीफाइंग ऑफिशियल्स की जो है वो ड्यूटीज़ लगा दी गई है ताकि वो घर घर जाके इस एक्टिविटी को जो है वो मुकम्मल कर सकें। बिल्कुल, यहाँ पे ड्यूटी लगा दी गई, उनको तरतीब किया जा सके। तमाम फॉर्म जो फिल किए जाएंगे इस वोटर लिस्ट के हवाले से, जो नए वोटर हैं उनका इंदराज किया जाएगा, जो वफात हो चुके हैं उनको अखराज किया जाएगा। ये मुकम्मल तरतीब दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मुल्तान से आपको खबर दें, निशात बॉयज हाई स्कूल शाह शम्स ब्रांच में प्ले ग्रुप से लेकर 7वीं जमात में पढ़ने वाले तालिब इल्म के नताज का ऐलान कर दिया गया। शानदार नताज जाने पर बच्चे और वालिदैन खुशी से निहाल है। इस वक्त सिर्फ स्कूल में मौजूद तफसीलात जानेंगे। जी अलिशा। जी बिल्कुल, निशात बॉयज़ हाई स्कूल न्यू शाह शम्स कॉलोनी ब्रांच में आज प्ले ग्रुप से लेकर 7th क्लास तक के रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं। नन्हे नन्हे बच्चे मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स आज रिजल्ट लेने आए हैं। वालिदैन भी बच्चों के साथ खुश दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले स्कूल प्रिंसिपल से बात कर लेते हैं। इस कामयाबी के पीछे हमारे जो डायरेक्टर हैं सर आलमगीर खान साहब, जो इंस्पायरिंग शख्सियत हैं, डेडिकेटेड हैं, ये सारी रौनक उन्हीं की वजह से है। मुल्तान के इस धरती पर दूसरी नस्ल इन इदारों में आला तालीम हासिल कर रही है। बच्चों के पूरे साल चूँकि मेहनत करते हैं बच्चे, इसलिए हम जो है उनका एनुअल रिजल्ट सेलिब्रेट करते हैं। निशात ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जो टीचर है, इस ब्रांच की जो टीचर है, उनकी जानिब से ये प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भी बनाए गए हैं बच्चों के लिए जिनकी पोजीशन आई है। ट्रॉफी तो दी गई है। बच्चों से बात कर लेते हैं कौन सी क्लास में हो और आज के दिन कैसा लग रहा है, ये गिफ्ट मिला है, पोजीशन आई है। मैं निशात स्कूल में पढ़ता हूँ, अब मेरी 3rd पोजीशन आई है। अब मैं बहुत खुश हूँ। आप क्या कहना चाहोगे, कौन सी क्लास में हो? 1 जी। कौन सी पोजीशन आई है? 2nd। खुश हो? यस। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये सारे बच्चे मौजूद हैं। जहाँ टीचर्स की मेहनत को सराहा जा रहा है, वहीं पे बच्चे जो हैं उनका भी यही कहना है कि वो आज के दिन अच्छे नतीजे बच्चे खुशी से नहाल हैं। बहुत शुक्रिया अलिशा, आपने अपडेट करेंगे। डेंगू केसेस के हवाले से डेंगू के वार जारी है। जनूबी पंजाब में आज भी 12 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू के मरीजों की तादाद 350 तक पहुंच चुकी है, जबकि मुल्तान में डेंगू के 4 नए मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में डेंगू के 2 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि रहीम यार खान और बहावल नगर में एक मरीज पॉजिटिव करार पाया है। लिया, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर में भी एक मरीज रिपोर्ट हो चुका है। आपको अपडेट करते चलें, डेंगू के वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में आज भी 12 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू के मरीजों की तादाद 350 तक पहुंच चुकी है, जबकि मुल्तान में डेंगू के 4 नए मरीज सामने आए हैं। और बात आलमी वबा के हवाले से, कोरोना केसेस का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब में कोरोना के मजीद 16 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में कोरोना के 10 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मियावाली में कोरोना के 4 केसेस सामने आ चुके हैं। रहीम यार खान और डीजी खान में भी एक मरीज में कोरोना की तशखीस पाई गई है। आप अपडेट करेंगे। कोरोना केसेस का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब में कोरोना के मजीद 16 केसेस सामने आ चुके हैं। महंगाई ने तामीराती सामान को भी अपनी लपेट में ले लिया। जसमान में तामीराती मटीरियल और सैनिटरी की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है। मजीद बात करेंगे शेख वसीम से। जी शेख, बताइएगा। जहां हर तबका इस वक्त महंगाई की लपेट में है, वहीं पर तामीराती सामान की खरीदो फरोख्त में भी जो अफराद हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है और
अगर तामीराती सामान के हवाले से बात की जाए तो सीमेंट का रेट 480 रुपये से 725 रुपये, इसी तरह सैनिटरी के सामान में 100 से 150% तक इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है और कारोबार ना होने के बायस जो मजदूर लेबर तबका है वो मुआशी बहरान का शिकार होते जा रहे हैं। दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अब फरमाइएगा जी, क्या कहेंगे, कैसे हालात चल रहे हैं, किस तरह देखते हैं तमाम मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआशी हालात जो हैं हमारे मुल्क के, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बिल्कुल महंगाई की वजह से ना होने के बराबर रह गया है, और इसी तरह ताजर हजरात जो दुकानदार हैं वो भी भूख की हद तक पहुंचने वाले हैं, और जो लेबर है वो तो बिल्कुल बेचारी भूखी पड़ी है। कोई काम नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम ना होने के बराबर रह गया है, क्योंकि सीमेंट और दूसरी तमाम चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं कि 150% के रेट बढ़ चुके हैं। तो हुकूमत से अपील है कि इस पर कंट्रोल किया जाए। हुकूमत से अपील है कि इस पर कंट्रोल किया जाए, और जितने भी ताजर तबका है बिलखसूस जिनमें लेबर से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं, हुकूमत वक्त से सख्त नाला है उनका। कीमतों में इजाफा हो चुका है। वसीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। किसानों ने खेतों को सैराब करने का सदियों पुराना तरीका अपना लिया। महंगी बिजली और पेट्रोल ने पुराने तरीके पर राइज करवा दिए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। अली, बताइएगा इन तरीकों के हवाले से। जी बिल्कुल, जदीद दौर में भी मुल्तान के नवाही इलाके अड्डा बंदबोसन के जो काश्तकार मोहम्मद कासिम है, इसने अपनी जो पुराने ज़माने की रिवायत है उसको बरकरार रखा हुआ है। एडी नवाज मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए कि ये वो एक पुरानी सकाफत का हमारा हिस्सा है कि जब बिजली और डीजल की कीमतों से बचत करके काश्तकार जो है पुराने ज़माने के जो तरीका है उसके ज़रिए से अपने फसलों को सैराब करते हैं, जिसमें बैल को जो लोहे के सांचे हैं उसके साथ अटैच करके और फिर पानी जो निकाला जाता है। मजीद जो हमारे साथ जो काश्तकार है जिनका ये कुआं है उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस ज़माने में जब इतने लोग तरक्की कर गए हैं, आप अभी भी ये कुआं क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? कि ये हमारे आबाओ अजदाद के दौर का बनाया हुआ कुआं है, हमने इससे बहाल रखा हुआ है। हम इसका पानी खुद भी इस्तेमाल करते हैं, खेतों को भी लगाते हैं। महंगाई के इस दौर में जब बिजली और डीजल की कीमतें आसमानों को बातें कर रही हैं, तो हम जैसे छोटे काश्तकारों के लिए ये आपाशी का बेहतरीन जरिया है। जी, छोटे काश्तकारों के लिए आपाशी का बेहतरीन जरिया है। एक तरफ जहाँ बिजली और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब ये जो रिवायती कुआं जो है किसी नेमत से कम नहीं है, जहाँ जो छोटे काश्तकार जो खासे खुश है। और दूसरी जानिब सबसे अहम बात यह मोहम्मद कासिम का ये कहना है कि तकरीबन इसको 100 साल होने वाले हैं, और न सिर्फ इससे। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। 1 नवंबर सब्जी खोरों का आलमी दिन है। इस दिन को मनाने का मकसद ज़राअत को फ़रोग़ देकर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा करना है। मज़ीद बात करेंगे, सुहेरा से भी राबता करेंगे। आपको बताएं 1 नवंबर सब्जी खोरों का आलमी दिन है। इस दिन को मनाने का मकसद ज़राअत को फ़रोग़ देकर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा करना है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खेत में, जहाँ पर हर तरफ हरी भरी पालक की फसल जो है वो पककर तैयार हो चुकी है, और देही ख़वातीन जो हैं वो पालक की इस वक्त कटाई और चुनाई में मसरूफ़ हैं। ख़वातीन और मर्द मिलकर इस हरी भरी पालक को जो है वो बड़ी महारत के साथ काटते हैं और फिर उसको इकट्ठा करने में भी मसरूफ़ हैं। यहाँ पर इनसे बात करेंगे। लेडीज़ काम करती हैं तकरीबन 3 घंटे और इनको 150 रुपये तनख्वाह मिलती है। अच्छा। एक टाइम की 3 घंटे शाम को, 3 घंटे सुबह। तो कितने महीने जो है ये पालक की फसल रहती है? 5 महीने रहती है। कौन से बता दें? ये अब तकरीबन मार्च से, अप्रैल मई से शुरू है ये, और ये अब तक जाएगी आगे फरवरी तक। फरवरी मार्च तक चलती रहती है। सीजन इसका सर्दी का होता है, लेकिन ये चलती गर्मियों में भी है। ठीक है, तो फिर अब यहाँ से कहाँ भिजवाते हैं पालक? ये मंडी जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पालक को गठरियों की सूरत में जो है वो बंद किया जाता है और इसको फिर मंडी में। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।